अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे ख़ास प्रोग्राम सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका इस्तक़बाल है। आज हम 3 मौज़ूआत को हम जो है बहस में लाएंगे। एक तो अभी दुनिया भर की नज़रें जिस मौजू पे हैं वो हैं ईरान के रूहानी रहनुमा कामनाई की जो है आखिरी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। बाज़ाब्ता जो है कल से 4 जुलाई से ये सिलसिला शुरू होगा और जो है 9 जुलाई को रूहानी रहनुमा की तदफ़ीन अमल में आएगी। तो ये सारी दुनिया से ईरान ने अपने रूहानी रहनुमा की जो है तदफ़ीन के सिलसिले में मुनक्किदा जो भी जो है प्रोग्राम है, उन प्रोग्रामों के लिए पूरी दुनिया से वफ़ूद को जो है बाज़ाब्ता जो है इनवाइट किया है, दावत दी है और दुनिया भर से लोग आना शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान का वक्त भी जो है वक्त भी वहाँ पे पहुँच चुका है। महबूबा मुफ्ती और जो है कांग्रेस का रहनुमा और फिर जो है साबिक नायब सदर और भी बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जैसे कि जो है नुमाइंदे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के नुमाइंदों पे मुश्तमिल जो है ये वक्त वहाँ पे जो है पहुँच चुका है ईरान में। और आज हम देख रहे थे कि हिंदुस्तानी वफ़द ने बाज़ाब्ता रूहानी रहनुमा के मतलब एक जो मैयत थी वहाँ पे मैयत के सामने पहुँच के खिराज पेश किया और जो है इंतहाई गम और दुख का मुज़ाहरा किया। बल्कि महबूबा मुफ्ती तो जो है बाज़ाब्ता जो है रोने लगी थी, वहाँ पे उनके आँखों से आंसू बह रहे थे कि यकीनन ये जो है एक वहाँ पे दुख का माहौल देखा जा रहा है, गम का माहौल देखा जा रहा है। एक सोगवार फ़ज़ा है पूरे जो है तेहरान में। पूरे तेहरान में आप देखेंगे आज के दिन तो जो है पूरा तेहरान सोगवार नज़र आ रहा है। पूरे तेहरान के लोग जो है सिया लिबास में सड़कों पे मौजूद हैं और अपने रूहानी रहनुमा को विदा करने के लिए नम आँखों से, अजबार आँखों से जो है अपने रूहानी रहनुमा को जो है विदा कर रहे हैं। उनका जनाज़ा जो है तेहरान के तारीख़ की जो है महल में पहुंचा दिया गया है और वहाँ पे जो है दुनिया भर के वफ़ूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हिंदुस्तान से ख़ास तौर पे जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ईरान ने जो है मदऊ किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ख़ास तौर पे जो है बिहार के गवर्नर और जो है नायब वज़ीर ख़ारजा मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा और फिर जो है दीगर अहम तरीन शख्सियत मुख्तलिफ़ जमातों के अहम तरीन शख्सियत पर मुश्तमिल जो है वफ़द को जो है वहाँ भेजा है, जिसमें काबिल ज़िक्र जो हैं सलमान खुर्शीद है कांग्रेस के और जो है पीडीपी के महबूबा मुफ्ती हैं और फिर जो है साबिक नायब सदर को भी जो है साबिका नायब सदर और चेयरमैन राज्यसभा को भी जो है जगदीप धनखड़ को भी पहली बार जो है देखा गया। उनके इस्तीफ़ा के बाद से आज तक जो है वो मंजर आम पे नहीं आए थे, मीडिया के सामने कभी उन्होंने जो है मीडिया का सामना नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार वो भी जो है रूहानी रहनुमा की जो है आखिरी सफ़र के मौके पे तेहरान में रूहानी रहनुमा को जो है खिराज पेश करते हुए नज़र आए। तो बहरहाल जो है ये सिलसिला अब जारी रहेगा और 9 जुलाई को जो है रूहानी रहनुमा की बाज़ाब्ता मशहद में तदफ़ीन जो है अमल में आएगी। उनका आबाई मुकाम था मशहद, रूहानी रहनुमा का आबाई मुकाम था, तो वहाँ पे तदफ़ीन अमल में आएगी और तवक्को ये की जा रही है कि इस आखिरी सफ़र के जो है प्रोग्राम में 2 करोड़ लोग जो है शिरकत करेंगे दुनिया भर से। ईरान भर के लोग भी जाएंगे, इराक़ और जो है दीगर ममालिक के लोग भी जाएंगे और दुनिया भर से 2 करोड़ लोगों के शिरकत करने की जो है तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने जो है इस ख़बर से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और फिर अब हम आपको ले चलते हैं एक अहम तरीन ख़बर की तरफ। देखिए, हालिया दिनों में इंडिया ब्लॉक का एक इजलास हुआ था दिल्ली में। कांग्रेस के सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में ये इजलास हुआ था और इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालत और बीजेपी की रेशा दवानियों पर जो है
बातचीत की गई थी और जो जमहूरियत को संगीन ख़तरात लाहक हैं उस पे जो है तशवीश का बाज़ाब्ता इज़हार किया गया था और कहा गया था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन, फिर उसके बाद बिहार के इलेक्शन, फिर उसके बाद मगरबी बंगाल के इलेक्शन और इन इलेक्शन से आइन पहले एसआईआर का अमल और एसआईआर के अमल के दौरान लाखों वोटर्स का मतलब एक है वोट से महरूम कर देना लाखों वोटर्स को और इलेक्शन कमिश्नर की या फिर इलेक्शन कमीशन की खुली जानिबदारी पे जो है बहुत गौर व खौज किया गया था और 23 जमातों के नुमाइंदों ने बाद में फ़ैसला किया था कि ये जो है जो भी बीजेपी कर रही है, इलेक्शन कमीशन जो भी जानिबदारी कर रहा है और एसआईआर के नाम पे जो साजिश रची जा रही है, आम आदमी को वोट के हक़ से महरूम करने की जो साजिश रची जा रही है, इससे जमहूरियत को संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं। और इस सिलसिले में अब उन तमाम जमातों का कहना था कि अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम जो है बाज़ाब्ता एक मकतूब लिखेंगे और उनसे मुदाखलत की अपील की जाएगी। तो ये जो है फ़ैसला किया गया था और इस फ़ैसले के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इस फ़ैसले के बाद 28 जून को गुज़श्ता महीने में 28 जून को बाज़ाब्ता 23 जमातों अपोजिशन जमातों की तरफ से तहरीर किए गए ख़त जिसमें जो है तमाम जमातों के कांग्रेस समेत हत्ता के जो है डीएमके और केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों के भी दस्तखत थे। देखिए इंडिया ब्लॉक का जो इजलास हुआ था दिल्ली में उसमें आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की थी और डीएमके ने भी शिरकत नहीं की थी। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि तमिलनाडु में जो हाल में इलेक्शन हुए थे असम्बली इंतखाबात, उन इंतखाबात में डीएमके को शिकस्त फाश का सामना रहा था और जो है वहाँ एक नई पार्टी जो है केवीपी के नाम से एक नई पार्टी जो है वजूद में आई थी, फिल्म स्टार जो है विजय की पार्टी ये है और इस पार्टी ने वहाँ पे जादुई आंकड़े तक पहुँचने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन उसको जादुई आंकड़े तक पहुँचने के लिए कुछ नंबर 5-6 मेंबर जो है दरकार थे। तो कांग्रेस ने अचानक रिज़ल्ट के दूसरे दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है विजय की पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे और विजय के चीफ मिनिस्टर बनने में हम अपनी हिमायत देंगे और हमारे मेंबरान जो है विजय की हिमायत करेंगे। ये कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तो ये चीज़ डीएमके को नागवार गुजरी और डीएमके ने ना सिर्फ कांग्रेस से दूरी बनाई थी बल्कि ये भी ऐलान किया था कि अब हम इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं रहेंगे, इंडिया ब्लॉक से अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस का रवैया था उसके बाद फिर इंडिया ब्लॉक में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की बात डीएमके ने की थी और इंडिया ब्लॉक से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक का नई दिल्ली में इजलास हुआ बंगाल के इलेक्शन पे गौर ख़ौस के लिए, बंगाल के नताइज पे गौर ख़ौस के लिए और तो उस वक्त डीएमके ने भी अपने नुमाइंदे को भेजा इंडिया ब्लॉक के इजलास में और जब इंडिया ब्लॉक के इजलास में तय पाया कि अब जो है हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी, हुकूमत पे भरोसा कर सकते हैं ना आईनी इदारों पे भरोसा कर सकते हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दरवाज़ा रह गया है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को हम जो है एक लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना होगा और मुदाखलत करनी होगी, क्योंकि हालात बहुत संगीन हैं। जिस तरीके देखिए सीबीआई बीजेपी का साथ दे रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी का साथ दे रहा है और दीगर आईनी इदारे साथ दे रहे हैं, तो इससे जो है अपोजिशन लीडरों को इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपोजिशन लीडरों को दिक्कत उस वक़्त हो गई जब इलेक्शन कमीशन ने भी बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया और फिर जो है अपन देखिए वेणुगोपाल साफ तौर पे कह रहे हैं, राहुल गांधी ने खुल के कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी की बी टीम हो गया है और ख़ुद ममता बनर्जी 1000 बार कह चुकी हैं
कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की हैसियत से काम कर रहा है। ममता बनर्जी अब तक 1000 बार ये बात कह चुकी हैं और कहा, ख़ास तौर पे उन्होंने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया ज्ञानेश कुमार का, और कहा कि ज्ञानेश कुमार का रवैया मशकूक हो गया है, उनके काम मशकूक हो गए हैं। देखिए, बिहार में इलेक्शन था, अचानक SIR लागू किया गया। खुद अपोजिशन का कहना है, बल्कि माहिरीन का कहना है कि 1 महीने में पूरी रियासत के लोगों का डेटा हासिल नहीं किया जा सकता, पूरी रियासत के लोगों के वोटर लिस्ट को जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद SIR किया गया और लाखों लोगों के नाम जो है वोटर फहरिस्त से हटा दिए गए। फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र में ये हुआ, फिर उसी तरीके से बंगाल में हुआ। 90 लाख वोटरों के नाम बंगाल में हटा दिए गए, जबकि ममता बनर्जी ने हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों की लिस्ट बनाई और ये लिस्ट लेके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिस्ट दिखाई थी और कहा था कि इनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। इन्होंने 2002 में भी वोट डाला था, इन्होंने जो है 2024 में भी वोट डाला है, 2023 में भी वोट डाला है, 2025 में भी इनका वोट था। उसके बावजूद उनके नामों को काटा गया है। जब सबूत के साथ वो फहरिस्त लेके गई तो उनकी एक नहीं सुनी गई। और उसके बाद ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से बाहर निकल के उन्होंने कहा था, ज्ञानेश कुमार को उन्होंने जो है सलवातें सुनाई थी और कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये ममता बनर्जी ने खुलेआम जो है ये इल्ज़ाम लगाया था। और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो वोटरों की जो है, ये मतलब एक के वोटरों की जो हकीकत होती है, असलियत होती है, उसकी जांच करे और देखे कि वाकई जो है शफ़ाफ इंतखाबात हो रहे हैं। तो शफ़ाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुनवाई से साफ तौर पे इनकार कर दिया था। तो बहरहाल जो है उसके बाद ममता बनर्जी ने दो टोक अंदाज में कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि मुल्क के आइनी इदारे जो है अब बीजेपी के तहत आ गए हैं, बीजेपी के खौफ में आ गए हैं, बीजेपी के दबाव में आ गए हैं, लालच में आ गए हैं, न जाने क्या क्या जो है इन्होंने जो है बातें सुनाई थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, बंगाल में इलेक्शन हुए और जब रिज़ल्ट आया तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि बंगाल की 100 सीटों पे बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के वोट चोरी कर लिए हैं और 90 लाख लोगों के नाम फहरिस्त से काट के उनको वोट देने के हक़ से महरूम करके बाज़ाब्ता ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस को हराने का काम बीजेपी ने किया है, सबूताज किया है। उनका यहाँ तक कहना था कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल में इलेक्शन को सबूताज किया है। तो ये ममता बनर्जी का इल्ज़ाम था। तो बहरहाल जो है इस मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गई थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। तो इंडिया ब्लॉक ने जब बाद में जो है एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हिंदुस्तान की जमहूरियत के मुस्तक़बिल पर लाहक संगीन ख़तरात के हवाले से जो है सोच विचार की गई, नुकात देखे गए, पॉइंट्स देखे गए, सबूतों को इकट्ठा किया गया। बिहार में क्या हुआ देखा गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ देखा गया, और किस तरीके से जानिबदारी बरती जा रही है ये देखा गया, और किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं ये देखा गया, और किस तरीके से मशीनों के ज़रिए और फिर जो है दीगर तरीक़ों से वोट चोरी किए जा रहे हैं और बीजेपी को जिताने का काम किया जा रहा है, ये भी देखा गया। फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब चूँकि हमारा जमहूरी निज़ाम ख़तरे में आ गया है और हमारे जमहूरी निज़ाम को बीजेपी से ख़तरा लाहक हो गया है और बीजेपी अब खुलेआम धांधलियों पे उतर आई है, बीजेपी खुलेआम जो है शर पे उतर आई है, इसीलिए इंडिया ब्लॉक ने साफ तौर पे कहा कि अब हमें इस सिलसिले में पहले तो एक लेटर लिखना होगा। एक लेटर लिखा गया, फिर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले किया गया और ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की जाएगी और देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
इस सिलसिले में क्या जो है कदम उठाते हैं। तो बहरहाल जो है 28 जून को जो लेटर हवाले किया गया था उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि हमने इंडिया ब्लॉक ने और 23 अपोजिशन जमातों ने एक चीज़ पे जो है एक नुक्ते पे इकट्ठा होके हमने एक ख़त लिखा है और वो ख़त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया गया है और जो है इस ख़त का मतन बताने से गुरेज कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब CK वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाज़ाब्ता वो ख़त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है वो ख़त आज अवामी कर दिया है, आज मीडिया में उसको रिलीज़ कर दिया उन्होंने, सोशल मीडिया पे भी जो है उस ख़त का मतन जो है रिलीज़ कर दिया उन्होंने और साफ़ तौर पे कहा है कि जमहूरियत को लाहक संगीन ख़तरात के पेश नज़र हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। तो बहरहाल देखिए नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि अब ये ख़त तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलसिले में क्या फ़ैसला लेते हैं और क्या वो इस मुल्क के आवाम का जो भरोसा है, आवाम का जो यकीन है और आवाम की जो जमहूरियत का जो मामला है इस मामले में मुदाखलत करते हैं या फिर वो भी जो है इस मामले को टाल देते हैं। ये तो जो भी होगा बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यकीनन इस ख़त ने अब हिंदुस्तान में खलबली मचा दी है। अब यहाँ के जमहूरी निज़ाम पे भी उंगलियाँ उठने लगी हैं और जमहूरी निज़ाम की शफाफियत पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी क्या इस तरीके से जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत करके, इलेक्शन में मुदाखलत करके आवाम के फ़ैसलों को उलटने का काम करेगी और अपनी मर्ज़ी के नताइज जो है हासिल करेगी। अब ये सवाल उठने लगे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलसिले में क्या एक्शन लेते हैं। तो ये तो हुई बात जो है इंडिया ब्लॉक की और जो है धांधलियों की, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी बहुत गर्म है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चंदा दिया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो लोग जो है अक़ीदत से अपना जो है अपना सोना, अपना पैसा और जो उनकी मर्ज़ी में आया वो अक़ीदतन जो है वो वहाँ पे दान देते हैं मंदिर में पैसा जो है करोड़ों रुपया जो है अभी तक दान दिया गया, लाखों करोड़ों रुपये के जो है जेवर दान दे दिए गए और फिर सोने की ईंटें दी गई और फिर जो है चांदी की ईंटें दी गई। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि राम मंदिर के इस चंदे में चोरी हुई है। तो अब चंदा चोरी का मामले को लेकर भी जो है पूरी जो है बहस गर्म है। अब इस बहस को एक नया मोड़ देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है, जो शिवसेना UBT के सरबराह हैं, शिवसेना का बागी धड़े के सरबराह हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि लाखों लोग अपनी जो है अक़ीदत की बुनियाद पे राम मंदिर जाते हैं और अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन आज वहाँ के रहने वाले, उस मंदिर के निगरान, उस मंदिर की जो है देखभाल करने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, वो इस सारा पैसा जो है समेट के जो है अपने घर मुंतकिल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं चंदे की। उनको ना जो है ना मंदिर की खौफ है, ना ही राम का खौफ है और राम मंदिर का खौफ है, ना उनको कोई अक़ीदा है, ना उनको किसी चीज़ का खौफ है। बस ऐसा मालूम होता है कि बस उनको धन दौलत चाहिए। लोग आ रहे हैं अक़ीदतमंद, अपना पैसा लुटा रहे हैं और ये लोग उनका पैसा जो है अपने जेब भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। देखिए, यहाँ तक कंप्लेन की गई है अयोध्या के मुकामी लोगों ने कि जिन लोगों को राम मंदिर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी, अयोध्या के जो लोग थे, RSS और BJP से वाबस्ता लोग, उन लोगों के घर खुशहाल हो गए हैं। उन लोगों के जो छोटी छोटी जो है टूटे फूटे मकान थे वो आज आलीशान बंगलों में बदल गए हैं। ये तक जो है वहाँ अयोध्या के लोग इल्ज़ाम धर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने बाज़ाब्ता मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 8 जुलाई को इस सिलसिले में एक एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे और BJP RSS के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी कि उन्होंने
राम मंदिर में चोरी करके लाखों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। ये जो है उद्धव ठाकरे का कहना है। उद्धव ठाकरे का ये भी कहना है कि बहुत सारे हज़ारों शिव सैनिक राम मंदिर की तहरीक में शामिल रहे हैं, कुर्बानियाँ देते रहे हैं। उन्होंने जो है अपनी कुर्बानियाँ गिरा बहा कुर्बानियाँ पेश की हैं। राम मंदिर की तहरीक को जो है जिला बख्शने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज उन हज़ारों लाखों जो शिव सैनिकों के दिलों को ठेस पहुंची है, उनके अक़ीदे को ठेस पहुंची है। और बीजेपी ने ये चंदा चोरी करके राम मंदिर में ठेस उनको पहुंचाई है। इसीलिए उनको अब जो है अपने वर्कर्स के जज्बात को मलहूज़ रखते हुए आवाम के सामने आना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि शिवसेना यूबीटी जो है इस राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को जो है क्या मोड़ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल फ़िलहाल ये भी एक अहम बात है कि जो है यूबीटी में भी जो है खबरें आ रही हैं कि यूबीटी में भी जो है सेंध मार दी गई है और यूबीटी के भी कुछ एमपीज़ को बगावत पे आमदा करने में बीजेपी और एकनाथ शिंदे कामयाब हो गए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल जो है यूबीटी भी बीजेपी की शरंगेज़ी से बहुत नाला है। यूबीटी भी बीजेपी की जो है इस तरह की हरकतों से नाला है और वो चाहती है कि बीजेपी को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तो बहरहाल इसी सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इसी सिलसिले में जो है बाज़ाब्ता एक जो है तहरीक चलाने का उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है। तो अब देखते हैं कि चंदा चोरी का मामला, राम मंदिर का मामला कैसे एक नया रुख इख्तियार करता है और शिवसेना यूबीटी कैसे महाराष्ट्र के अवाम में इस मामले को लेकर पहुंचती है और आवाम को जो है कैसे इस मामले को डील करने के लिए कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक अहम खबर थी नाज़रीन। अब इसके बाद हम जो है एक चौंकाने वाली ख़बर की तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे। वो ये है कि आमिर ख़ान ने आज बाज़ाब्ता जो है अपने बेटे जुनैद ख़ान जो उनके बेटे हैं, उनकी एक फ़िल्म आई थी, उस फिल्म की जो है कामयाबी के सिलसिले में एक जो है तक़रीब मुनक़्क़िद की गई थी और एक नई फ़िल्म की प्रमोशन का भी जो है मौका था। तो इस सिलसिले में आमिर ख़ान ने जो है बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं और उन्होंने जो है तीसरी शादी किससे करना है उसका भी जो है उन्होंने ज़िक्र किया है। अब वो कह रहे हैं कि 5 जुलाई को घर में फैमिली के सामने सादगी से फैमिली के चुनिंदा मेंबरों और अपने चुनिंदा दोस्तों के साथ वो तीसरी शादी जो है करेंगे। बाज़ाब्ता एक तकरीब होगी, सादा सी तकरीब होगी और जो है इस तकरीब में वो तीसरी शादी सर अंजाम देंगे। देखिए हैरत की बात यह है कि वो ये ख़बर मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि हमें पता चला है कि आप तीसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या ये सच है? तो मीडिया वालों के सवाल का जवाब उन्होंने खुल के दिया, दो टोक अंदाज में दिया और बग़ैर किसी शर्मिंदगी के उन्होंने बताया मीडिया वालों को कि 5 जुलाई को वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये बात अपने बड़े बेटे जुनैद ख़ान की मौजूदगी में करते नज़र आए। हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा मीडिया में जब आमिर ख़ान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो तीसरी शादी की जब बात आई तो जुनैद ख़ान कुछ झेंपते नज़र आए, कुछ जो है वो उनको जो है ऑकवर्ड लग रहा था कि उनके फादर जो है तीसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल फ़िल्म इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री में सब कुछ चलता है। तो आप आमिर ख़ान भी तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तो अब बहरहाल जो है 5 जुलाई को बाज़ाब्ता तीसरी शादी की रसूमात वग़ैरह वग़ैरह की सारी चीज़ें जो है मीडिया के सामने आ जाएंगी, आवाम के सामने आ जाएंगी। तो ये जो है आमिर ख़ान की कहानी थी जिसमें आमिर ख़ान ने अपनी शादी के हवाले से बाज़ाब्ता जो है लोगों में अपनी बात आम कर दी है। तो ये जो है बॉलीवुड की जो है एक ख़ास कहानी थी। तो वैसे भी बॉलीवुड के बारे में हम देखेंगे तो बॉलीवुड जो है शादियों का मसला हो, तलाक़ का मसला हो, जुड़ने का मामला हो, लायदगी का मामला हो, बॉलीवुड हर ज़माने में बदनाम रहा है।
आप 70 से लेके आज तक की तारीख उठा के देंगे, बल्कि 50 से लेके आज तक की तारीख उठा के देखेंगे, तो आपको ऐसे जो है चटपटी खबरें देखने को मिलती रहेंगी कि कैसे बॉलीवुड के लोग जो है शादियां रचाते भी हैं और जो है अलायदगी इख्तियार करते भी हैं, कैसे वहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह वाली बात भी होती है, मंगनियाँ टूटती भी हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शादियों को छुपाते भी हैं, मौके पे जो है शादी का ऐलान नहीं करते, बाद में ऐलान किया जाता है शादी का। तो ये तो बॉलीवुड का रिवाज है, ये बॉलीवुड का सिलसिला है, ये बॉलीवुड की कहानी है। और इसी कहानी को जो है एक चटपटे अंदाज में आज आमिर खान ने जो है मीडिया के सामने रखा है। अब तो सारे मीडिया में ख़बर जो है जली सुर्खियों से चल रही है कि आमिर खान जो है तीसरी शादी करने वाले हैं, आमिर खान तीसरी शादी जो है कर रहे हैं, आमिर खान तीसरी शादी जो है करके रहेंगे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये बातें थी कौमी जो है खबरों की। अब हम हैदराबाद की एक अहम खबर की तरफ आते हैं। हैदराबाद में SIR का मामला चल रहा है, सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 जून से सिलसिला शुरू हुआ और अब जो है 24 जुलाई तक ये सिलसिला चलेगा। तो अब यहाँ के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो फार्म जो उनको दिया जा रहा है वो फार्म लें बाज़ाब्ता, चाहे वो किसी भी तरीके से हासिल कर दें। देखिए अभी तो खबरें आ रही हैं कि BLO जो है घर घर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि BLO को घर घर पहुंचने की जिम्मेदारी है, लेकिन मुकामी सियासी जमातों के जो है दबाव में कहिए या फिर जो है जो भी है आप कहिए, BLO अब एक जगह किसी ऑफिस में, किसी जो है कमरे में, किसी जो है की दुकान में BLO बैठ जाता है और वो फार्म जो है लोगों को तकसीम कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि फार्म फिलअप करके आप मुझे दे दीजिए। तो बहरहाल आवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना फार्म हर हाल में हासिल करें, उसको हर हाल में फ़िलअप करें, चाहे आपका वोट 2002 में हो ना हो, चाहे आपका वोटर ID कार्ड हो ना हो, चाहे आप रहे हो ना रहे हो, चाहे माजी में आपका वोट रहा हो ना रहा हो, आप हर हाल में वो फार्म वसूल करें। किसी को अगर वो फार्म नहीं मिल रहा है तो वो जो है ऑनलाइन भी जो है अपना एप्लीकेशन जो है दाखिल करने की कोशिश करे। हर हाल में ये एप्लीकेशन जो है हैदराबादी लोगों को बाज़ाब्ता जो है सबमिट करना होगा और बाज़ाब्ता अपने वोट का हक़ हासिल करना होगा। देखिए मैंने बात शुरू की थी कांग्रेस की उसी जो है नुक्ते से कि कैसे इलेक्शन कमीशन का जो है रवैया हो गया है। तो इस रवैये के दौरान अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि हम कितने होशियार हैं, कितने हम जो है इस मामले को देख रहे हैं। बहरहाल हमें अपना पूरा जो है डेटा, हमें अपना पूरा इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारा वोट मिस ना हो, हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट की फहरिस्त से गायब ना हो। इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। तो बहरहाल जो है हैदराबाद के लोगों के लिए भी ये पैगाम है सियासत TV का, सियासत का, इदारा सियासत का, कि आप लोग जो है किसी भी हाल अपना फार्म हासिल भी करें। देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ हुजूम है, उस लाइन में हमको जो है कतार में ठहरना नहीं होता। तो इस तरह की बात भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर हाल में वो फार्म लेना है और हर हाल में ये फार्म सबमिट करना है, BLO के हवाले करना है। तो बहरहाल जो है इसी के साथ, इन्हीं मौज़ूआत के साथ आज हम हमारा ये प्रोग्राम ख़बर ख़याल यहीं अख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह कल एक नए मौज़ू के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए, पूरी टीम के साथ मुझे आप दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।